Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी चैनल पर सभी दोस्तों और एस्पिरेंट्स का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूपीएससी या किसी भी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहां विश्व इतिहास और प्राचीन सभ्यताओं की गहरी समझ जरूरी है, तो आज का ये विश्लेषण आपके लिए ही है। बिल्कुल। हम सिर्फ सतही जानकारी नहीं देंगे, बल्कि वो ठोस फाउंडेशनल नॉलेज देंगे जो आपको दूसरों से आगे रखने में मदद करेगी। हाँ, और आज हम खास तौर पर शुरुआती एंडियन सभ्यताओं मतलब अर्ली एंडियन सिविलाइजेशंस पर फोकस कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से हम चाविन, नाजिका और मोचे की बात करेंगे। हाँ, ये नाम अक्सर सुनने में आते हैं और हमारा लक्ष्य यही है कि इन सभ्यताओं से जुड़े जो मुख्य तथ्य हैं, उनके नाम, उनका समय, वो कहाँ थे और उनकी सबसे खास बातें क्या थीं, उनको पूरी सटीकता से समझे। जी, क्योंकि ये जानकारी यूपीएससी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और देखिए, हमारी ये जो पूरी चर्चा है ये मैकडुगल-लेकल की पाठ्य पुस्तक में दिए गए विवरण पर आधारित होगी, तो हम पूरी तरह सोर्स बेस्ड मतलब हाई फिडेलिटी जानकारी पर ही ध्यान देंगे। ठीक है। आज हम इन संस्कृतियों के एकदम मूल आधार को समझने की कोशिश करेंगे। ये कौन थे, कहाँ थे, कब विकसित हुए और पेरू की जो उच्च संस्कृति है जिसे हाई कल्चर कहते हैं, उसमें इनका क्या खास योगदान रहा। और मुझे लगता है इस पूरी चर्चा का एक जो केंद्रीय सूत्र है, एक गाइडिंग थ्रेड, वो ये है कि कैसे ये प्रभावशाली समाज एंडीज क्षेत्र में उभरे, और वो भी तब जब उनके सामने ऐसी पर्यावरणीय चुनौतियां थीं जिनकी हम शायद कल्पना भी ना कर सकें। सही कहा, ये कोई आसान सफर बिल्कुल नहीं था। तो चलिए उसी चुनौती से शुरू करते हैं, मतलब भूगोल से, क्योंकि एंडीज क्षेत्र का भूगोल ही इन सभ्यताओं की कहानी का एक मुख्य किरदार लगता है। हाँ बिल्कुल, भूगोल यहाँ बहुत मायने रखता है। तो सभी एस्पिरेंट्स जरा सोचिए, हम बात कर रहे हैं दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे की। वहां विशाल एंडीज पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। जी। जैसे ही हम इस इलाके को देखते हैं, ये साफ हो जाता है कि चवीन, नाजका और मोचे की जो उपलब्धियां हैं वो इतनी खास क्यों हैं। मतलब ये वो इलाका है जो सुविधाओं से नहीं बल्कि बाधाओं से भरा पड़ा है। हाँ, इसकी तुलना अक्सर उन जगहों से की जाती है जहाँ सभ्यता का उदय थोड़ा आसान रहा, जैसे मान लीजिए मेसोपोटामिया या नील घाटी। हाँ, वहां तो नदियों ने बहुत मदद की। बिल्कुल, वहाँ भूगोल ने मदद की, पानी मिल गया, उपजाऊ मिट्टी थी। लेकिन एंडीज वो बिल्कुल उल्टे थे। यहाँ की नदियां वैसी मेहरबान नहीं थीं। यहाँ की भौगोलिक कठिनाइयां लगातार बनी रहीं, बहुत तरह की थीं, और उन्होंने सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं बल्कि जटिल संस्कृतियां बनाने के लिए भी जबरदस्त मानवीय सरलता मतलब इंजेन्युइटी की मांग की। तो फिर वो कौन सी खास बाधाएं थीं जिन्होंने यहाँ एक बड़ी एकीकृत सभ्यता के विकास को इतना मुश्किल बना दिया? स्रोत क्या बताता है इस बारे में? देखिए, स्रोत के हिसाब से हम इसे 3 मुख्य मुद्दों में देख सकते हैं। पहला तो सिर्फ भूभाग मतलब टेरेन ही। अच्छा। ये अविश्वसनीय रूप से ऊबड़-खाबड़ मतलब रगेड और पहाड़ी है, बहुत ज्यादा पहाड़। अब इससे क्या होता है? यात्रा करना, संदेश भेजना और किसी भी तरह का राजनीतिक केंद्रीकरण, जिसे पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन कहते हैं, यानी ये केंद्रीय सत्ता बनाना, ये सब बेहद मुश्किल हो जाता था। हाँ, सोच सकती हूँ। खड़ी ढलानों और गहरी घाटियों पर सामान या संदेश ले जाना कितना मुश्किल रहा होगा, खासकर अगर हम सुमेर के समतल मैदानों से तुलना करें। बिल्कुल, और इस उबड़-खाबड़पन का असर सिर्फ यात्रा पर ही नहीं पड़ा। इसने शायद अलग-अलग क्षेत्रों में संस्कृतियों को क्या कहते हैं अलग-थलग विकसित होने दिया। हाँ, मतलब आइसोलेशन एक बड़ा फैक्टर रहा होगा। बिल्कुल, अलगाव बहुत था। इससे अलग-अलग क्षेत्रीय संस्कृतियां अपने-अपने तरीके से पनपी, और इसी पृष्ठभूमि में जब हम शवीन की बात करेंगे तो उन्होंने जो सांस्कृतिक एकीकरण किया वो और भी ज्यादा प्रभावशाली लगता है। अच्छा, तो पहला मुद्दा हुआ भूभाग। हाँ, दूसरा खराब मिट्टी की गुणवत्ता मतलब पुअर सॉइल क्वालिटी। मिट्टी भी। जी, एंडियन मिट्टी ज्यादातर पथरीली है, पतली है और पोषक तत्वों की कमी वाली है, तो खेती के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती थी और तकनीकी समाधान निकालने पड़ते थे, जैसे पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीदार खेत बनाना, जिन्हें टेरेसेस कहते हैं। समझ गए।
मतलब खेती भी आसान नहीं थी, प्रकृति से सीधी मदद नहीं मिल रही थी। राइट। और तीसरी बड़ी चुनौती क्या थी? तीसरी चुनौती थी जलवायु, क्लाइमेट। ये बेहद चुनौतीपूर्ण और विविध थी। एंडीज में कई छोटी छोटी जलवायु हैं, माइक्रो क्लाइमेट्स, जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर बदल जाते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे ऊंचे घास के मैदान हैं, पूना कहते हैं उन्हें। ये ठंडे होते हैं, सूखे होते हैं, कई फसलें वहां नहीं उग सकती। फिर पहाड़ों के बीच की घाटियां हैं, इंटर माउंटेन वैलीज, वो उपजाऊ हो सकती हैं पर अक्सर अलग थलग होती हैं। और तटीय इलाके? हाँ, और फिर तटीय क्षेत्र, कोस्टल रीजन्स, वो तो अत्यधिक सूखे हैं, एक्सट्रीम ड्राइनेस, रेगिस्तानी हालात हैं जहां शायद ही कभी बारिश होती है। बाप रे। तो संक्षेप में कहें तो ये जो शुरुआती एंडियन लोग थे, ये आराम से बैठकर नदियों के भरोसे सभ्यता नहीं बना सकते थे। बिल्कुल नहीं। उन्हें अपनी जल प्रणालियां खुद बनानी पड़ी, मिट्टी को बेहतर बनाना पड़ा, और इतनी सारी बाधाओं के बावजूद संचार के रास्ते खोजने पड़े। उनकी ये जो संसाधनशीलता है, रिसोर्सफुलनेस, और उनकी प्रतिभा, इंजेन्युइटी, यही यहाँ की मुख्य कहानी लगती है। एकदम सही कहा। एंडियन सभ्यता की कहानी असल में इंजीनियरिंग प्रतिभा की है, इंजीनियरिंग ब्रिलियंस की, जो सरासर जरूरत से, शेयर नेसेसिटी से पैदा हुई। और यही हमें उस पहली प्रभावशाली संस्कृति तक ले जाता है, चाविन तक। सही। तो चलिए अब चाविन संस्कृति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्रोत कहता है कि ये दक्षिण अमेरिका की पहली प्रभावशाली सभ्यता थी, फर्स्ट इन्फ्लुएंशियल सिविलाइजेशन, जो लगभग 900 ईसा पूर्व यानी 900 बीसी के आसपास उभरी। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहचान है। वो एक तरह से शुरुआती ब्लूप्रिंट थे। और खास बात यह है कि वे पहाड़ों में बसे थे, उन्हीं चुनौतियों का सामना करते हुए जिनका हमने अभी जिक्र किया। उन्हें अक्सर दक्षिण अमेरिका की मातृ संस्कृति कहा जाता है, मदर कल्चर ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक वैसे ही जैसे मेसो अमेरिका में ओल्मेक संस्कृति को मानते हैं। मदर कल्चर ये शब्द ही इशारा कर रहा है कि उनका प्रभाव शायद सीधा राजनैतिक या सैन्य नहीं था, शायद सांस्कृतिक ज्यादा था। बिल्कुल सही पकड़ा। उन्होंने बुनियादी सांस्कृतिक पैटर्न स्थापित किए, जैसे धार्मिक विचार, कला की शैली, वास्तुकला। इसने इस बिखरे हुए क्षेत्र में एक तरह का साझा धागा पिरोया। अच्छा। उन्होंने वो आध्यात्मिक और कलात्मक नींव रखी जिस पर बाद की लगभग सभी पेरुवियन सभ्यताओं ने किसी न किसी रूप में निर्माण किया। उनका प्रभाव उनके अपने रहने की जगह से कहीं ज्यादा दूर तक फैला। ठीक है, तो उनके मुख्य स्थल की बात करते हैं, चाविन दे हुआंतर। ये जगह कैसी थी? स्रोत क्या बताता है इसके बारे में? चाविन दे हुआंतर इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है। स्रोत इसके कुछ मुख्य हिस्सों पर रोशनी डालता है, जैसे बड़े खुले प्लाजा थे वहां, प्लाजाज, प्रभावशाली पिरामिड थे, पिरामिड्स, पत्थर की सीढ़ियां थीं, स्टोन स्टेप्स, और इमारतों पर बहुत जटिल पत्थर की नक्काशी थी, इंट्रिकेट स्टोन कार्विंग्स। ये संरचनाएं सिर्फ काम चलाऊ नहीं थी, इनको ऐसा बनाया गया था कि देखने वाले पर रोब पड़े, मतलब ओ इंस्पायरिंग हो। ये उनके धर्म की शक्ति को दर्शाती थी। और धर्म ही उनके प्रभाव का केंद्र था, खासकर पशुओं की छवियां, एनिमल इमेजरी, जैसे शक्तिशाली शिकारी जानवर। हाँ, ऐसा लगता है कि उनकी धार्मिक प्रथा का केंद्र शक्तिशाली जानवरों की छवियों की पूजा थी। और सबसे प्रमुख प्रतीक है जगुआर। हाँ, ये उनकी पत्थर की नक्काशी में बार बार दिखता है, अक्सर बहुत ही शैलीबद्ध, स्टाइलाइज्ड और शक्तिशाली रूप में। ये शायद शक्ति का, रहस्य का और आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ाव का प्रतीक रहा होगा। लेकिन सवाल यह है कि ये विचार फैले कैसे, खासकर उस मुश्किल भूगोल को देखते हुए? लगता है मुख्य तरीका तीर्थ यात्रा रहा होगा, पिलग्रिमेज। अच्छा। स्रोत बताता है कि प्राचीन पेरू के लोग चवीन मंदिरों की यात्रा करते थे, खासकर चवीन दे हुआंतर की। वे वहां सम्मान देने और शायद कुछ अनुष्ठानों में भाग लेने जाते थे। और फिर महत्वपूर्ण बात यह है कि वे उन शक्तिशाली धार्मिक विचारों और कला शैलियों को, जिसमें वो जगुआर का प्रतीक भी शामिल था, अपने दूर दराज के समुदायों में वापस ले जाते थे। वे एक तरह से सांस्कृतिक दूत बन जाते थे। ये तो काफी दिलचस्प है, लेकिन स्रोत एक और चौंकाने वाली बात बताता है, चवीन के वास्तविक नियंत्रण के बारे में। मतलब इतने प्रभावशाली होने के बावजूद क्या उनके पास कोई सेना थी, या कोई टैक्स सिस्टम, या एक राज्य जैसी संरचना थी? और यही वो बिंदु है जो चवीन को खास बनाता है। पुरातत्वविद जब सबूतों को देखते हैं, जैसे खंडहर, बस्तियां, सामान कैसे बटा हुआ था, तो उन्हें चवीन संस्कृति के भीतर राजनीतिक या आर्थिक संगठन,
पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है। वाह, ये तो थोड़ी हैरानी की बात है। इतना सांस्कृतिक प्रभाव, लेकिन कोई स्पष्ट राज्य व्यवस्था नहीं। हाँ, ये मजबूती से इशारा करता है कि उनकी जो एकीकृत करने वाली शक्ति थी वो जबरदस्ती या प्रशासन पर आधारित नहीं थी, बल्कि वो पूरी तरह से धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतिष्ठा पर, रिलीजियस एंड कल्चरल प्रेस्टीज पर आधारित थी। अच्छा। अगर वे एक राज्य होते तो हमें क्या मिलता? हमें प्रशासनिक इमारतें मिलती, कर जमा करने के लिए शायद बड़े गोदाम मिलते या बड़े सैन्य किले मिलते। ऐसा कुछ खास वहां नहीं मिला है। तो मतलब उन्होंने लोगों को मजबूर करने के बजाय अपने आध्यात्मिक महत्व से, अपनी कला और विचारों की शक्ति से सम्मान पाया। बिल्कुल। उन्होंने एक साझा विश्वास प्रणाली दी, न कि कोई नौकरशाही या सैन्य ढांचा। ये वाकई अनोखा है, राज्य शक्ति के बिना इस तरह की आध्यात्मिक एकता। चीका। अब जैसे ही चवेन का ये शक्तिशाली लेकिन गैर राजनीतिक प्रभाव कम हुआ, दूसरी संस्कृतियां उभरी। उन्होंने अक्सर चवेन के सांस्कृतिक टेम्पलेट के कुछ हिस्सों को अपनाया, लेकिन उन्हें अपने खास इलाकों की जो तीव्र भौगोलिक समस्याएं थीं, उनको हल करने के लिए इस्तेमाल किया। तो चलिए अब अपना ध्यान पहाड़ों से हटाकर पेरू के उस अविश्वसनीय रूप से सूखे दक्षिणी तट पर, सदर्न कोस्ट ऑफ पेरू पर केंद्रित करते हैं, जहां नास्का संस्कृति विकसित हुई। सही। नास्का जो है वो तटीय रेगिस्तान में अनुकूलन, एडेप्टेशन का एक बहुत ही आकर्षक उदाहरण है। वे काफी लंबे समय तक फले फूले, स्रोत के अनुसार लगभग 200 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, 200 BC टू AD 600, और उनका स्थान खास है पेरू का दक्षिणी तट। तो जहां चवीन ठंड और ओबड़ खाबड़ पहाड़ों से जूझ रहे थे, वहीं नास्का के सामने एक बिल्कुल अलग लेकिन उतनी ही बड़ी चुनौती थी। पानी की भयानक कमी, एक्सट्रीम लैक ऑफ वाटर, सूखापन, एरिडिटी। हाँ, रेगिस्तान में तो सब कुछ पानी पर ही निर्भर करता है। तो सवाल ये है कि नास्का ने इतनी कम बारिश और इतनी तीव्र गर्मी वाली जगह पर न केवल जीवित रहने बल्कि एक संपन्न संस्कृति बनाने का प्रबंधन कैसे किया? जवाब उनकी अविश्वसनीय इंजीनियरिंग में छिपा है। उन्होंने भी सिंचाई प्रणालियां बनाई, एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम्स। लेकिन नास्का का तरीका खास था। उन्होंने भूमिगत नहरें बनाई, अंडरग्राउंड कैनाल्स। भूमिगत? हाँ, जिन्हें अक्सर पुकियोस कहा जाता है। पुकियोस। अच्छा, भूमिगत नहरें। खुली नहरें क्यों नहीं बनाई जैसे कई और प्राचीन संस्कृतियों ने किया था? उस माहौल के बारे में सोचिए, तेज धूप, गर्मी, सूखी हवा। हाँ। खुली नहर में पानी बहुत तेजी से भाप बनकर उड़ जाता, इवेपोरेट हो जाता। तो भूमिगत नहरें क्या करती थीं? वो जलवाही स्तर एक्विफायर्स जैसे भूमिगत जल स्रोतों से पानी लेती थीं और उसे ढककर धूप और हवा से बचाकर दूर तक ले जाती थीं। कमाल है। इससे पानी का संरक्षण होता था और खेती के लिए एक भरोसेमंद सप्लाई बनी रहती थी। इसके लिए तो वाकई अविश्वसनीय योजना, बहुत सटीक इंजीनियरिंग और लगातार रखरखाव की जरूरत रही होगी। ये भूमिगत नहरों का इस्तेमाल सच में एक महत्वपूर्ण जानकारी है। ये सिर्फ उनकी हिम्मत नहीं बल्कि पानी के विज्ञान, हाइड्रोलॉजी की गहरी समझ को भी दिखाता है। बिल्कुल। और उनकी इंजीनियरिंग के अलावा नास्का अपनी सुंदर कपड़ा बनाने की कला, ब्यूटीफुल टेक्सटाइल्स और खास तरह के मिट्टी के बर्तनों, डिस्टिंक्टिव पॉटरी, के लिए भी जाने जाते हैं। उन बर्तनों पर अक्सर बड़े विस्तृत दृश्य बने होते थे। लेकिन उनकी सबसे प्रसिद्ध विरासत शायद वो बर्तन या कपड़े नहीं है, बल्कि वो अविश्वसनीय चित्र हैं जिन्हें उन्होंने जमीन पर ही उकेर दिया था। नास्का रेखाएं, नास्का लाइन्स। बिल्कुल। नास्का रेखाएं प्राचीन दक्षिण अमेरिका के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक हैं। ये जियोग्लिफ्स हैं, जियोग्लिफ्स यानी पृथ्वी की सतह पर खरोच कर बनाई गई तस्वीरें। स्रोत के अनुसार ये कहाँ है और इनका पैमाना कितना बड़ा है? ये दक्षिण पूर्वी पेरू के विशाल, एकदम समतल रेगिस्तानी मैदानों पर हैं। वहां जमीन की जो ऊपरी सतह है वो गहरे लाल भूरे रंग की चट्टानों और कंकड़ की है। उसको हटाने पर नीचे की हल्के रंग की मिट्टी दिखने लगती है। इसी तरह उन्होंने ये साफ साफ रेखाएं और आकृतियां बनाई। स्रोत कहता है कि 1000 से ज्यादा विशिष्ट चित्र हैं। 1000 से ज्यादा? और उनका आकार, वो तो सबसे हैरान करने वाली बात है ना। उन्हें सही से देखने के लिए तो हवा में होना जरूरी है। हाँ, उनका विशाल आकार ही खास है। कई आकृतियां रेगिस्तान के तल पर सैकड़ों फीट तक फैली हुई हैं। इसीलिए वो तब तक ज्यादातर अनजान रही जब तक हवाई जहाज ऊपर से नहीं उड़ने लगे। स्रोत कहता है अधिकांश इतने बड़े हैं कि उन्हें केवल हवा से ही पहचाना जा सकता है। अच्छा। और इनका निर्माण काल भी वही है, 200 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच का, जो नास्का संस्कृति के सबसे विकसित दौर से मेल खाता है।
ये सोचना भी अविश्वसनीय है। मतलब जमीन पर खड़े होकर वे इन विशाल डिजाइनों को पूरी तरह देख भी नहीं सकते थे, फिर भी उन्होंने इसे इतनी सटीकता से बनाया। हाँ, ये उनकी अविश्वसनीय ज्यामितीय परिशुद्धता, ज्योमेट्रिक प्रिसीजन और बड़े पैमाने पर समन्वय, मैसिव कोऑर्डिनेशन की तरफ इशारा करता है, और वो भी बिना किसी ऊंचे सुविधाजनक दृष्टिकोण के, हाई एल्टीट्यूड वैंटेज पॉइंट के। ये उनके गणितीय कौशल और श्रम को संगठित करने की क्षमता को दिखाता है। उन्होंने बनाया क्या था, क्या दर्शाया था इन रेखाओं में? स्रोत कुछ उदाहरण देता है क्या? हाँ, विषय काफी अलग अलग हैं। जानवर हैं जैसे हमिंगबर्ड, मकड़ियां, बंदर, पौधे हैं, कुछ शैलीबद्ध मानवाकृतियां हैं, और बहुत बड़ी संख्या में ज्यामितीय आकृतियां हैं जैसे सीधी रेखाएं, समलंब यानी ट्रेपेजॉइड और सर्पिलाकार। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्यों? आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? स्रोत कुछ मुख्य सिद्धांतों के बारे में बताता है। हाँ, ये $1 मिलियन का सवाल है। पहला सिद्धांत है धार्मिक। हाँ, कि ये पहाड़ या आकाश के देवताओं, माउंटेन और स्काई गॉड्स की पूजा के लिए बनाए गए थे। एंडीन संस्कृतियां अक्सर ऊंची जगहों और आकाश को बहुत महत्व देती थीं, तो शायद ऊपर से दिखने वाली आकृतियां बनाना देवताओं से संवाद करने का एक तरीका था। ठीक है, ये एक संभावना है। और दूसरा सिद्धांत, ये थोड़ा ज्यादा व्यवहारिक लगता है। दूसरा सिद्धांत कहता है कि इनका उद्देश्य शायद ज्यादा कार्यात्मक था, फंक्शनल, जैसे पानी के स्रोतों का स्थान बताना या फिर पानी से जुड़े अनुष्ठानों या उसके प्रबंधन से संबंधित रास्तों को चिन्हित करना। अच्छा, ये उन्हें सीधे रेगिस्तान में जीवित रहने की जो उनकी मुख्य चुनौती थी उससे जोड़ता है। और यहीं पर स्रोत उस एक्वाफर थियोरी का जिक्र करता है जो इंजीनियरिंग और कला को एक साथ लाती है। तो के लिए एक तरह के दृश्यमान नक्शे, विजिबल मैप्स या औपचारिक मार्गदर्शक, सेरेमोनियल गाइड्स हो सकती हैं। ये काफी आकर्षक लगता है। ये रेखाओं को सिर्फ अमूर्त कला से हटाकर उन्हें महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के दस्तावेजीकरण, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डॉक्यूमेंटेशन का एक संभावित रूप देता है। ये व्यवहारिक इंजीनियरिंग को भव्य दृश्य कला से जोड़ता है। ये निश्चित रूप से एक गहरी परत जोड़ता है। अगर ये रेखाएं पानी से जुड़ी थीं, तो ये उनके जीवन के संघर्ष का ही एक विस्तार था, एक तरह से। ठीक कहा। तो जब नास्का दक्षिणी तट पर ये सब कर रहे थे, उसी समय तट के थोड़ा उत्तर में एक और प्रमुख संस्कृति उभर रही थी, मोचे। हाँ, मोचे कुछ अलग थे। उनमें हमें ज्यादा स्पष्ट राजनीतिक केंद्रीकरण, मोर विजिबल पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन दिखाई देता है, जो शावीन के प्रभाव से काफी अलग था। हाँ। उनका समय लगभग 100 ईस्वी से 700 ईस्वी का है, AD 100 to 700, और स्थान है पेरू का उत्तरी तट, नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ पेरू। उत्तरी तट तो मतलब वे भी रेगिस्तानी माहौल से ही निपट रहे थे। क्या उन्होंने भी वैसी ही तकनीक इस्तेमाल की पानी के लिए? हाँ, पानी की जरूरत तो समान थी। मोचे ने भी प्रभावशाली बड़े पैमाने पर सिंचाई प्रणाली विकसित की, इम्प्रेसिव लार्ज स्केल इरिगेशन सिस्टम्स, और ये बहुत सफल रहीं। अच्छा। इससे वे तरह तरह की फसलें उगा सकें और एक घनी, शक्तिशाली और काफी धनी आबादी का समर्थन कर सके। स्रोत उनके भारी धन, इनॉर्मस वेल्थ पर काफी जोर देता है। इसका क्या सबूत है हमारे पास? चाविन के बिल्कुल विपरीत, यहाँ राजनीतिक और आर्थिक संगठन के सबूत बहुत मजबूत हैं। सबसे साफ प्रमाण मिलता है कुलीन वर्ग की कब्रों से, टूम्स ऑफ एलीट से, खासकर सिपान के भगवान लॉर्ड ऑफ सिपान का जो मकबरा मिला है। हाँ, उसके बारे में सुना है। वो मकबरे सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से बनी बेहतरीन चीजों से भरे हुए थे। इतनी विलासिता का सामान मिलना तो एक स्पष्ट पदानुक्रम, क्लियर हायरार्की वाले समाज की ओर इशारा करता है, जहां संसाधन कुछ खास लोगों के ही नियंत्रण में थे। बिल्कुल, ये एक शक्तिशाली केंद्रीय प्राधिकरण, पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटी का संकेत देता है, जो धन और श्रम को नियंत्रित कर सकता था। ये एक जटिल राज्य लगता है, कॉम्प्लेक्स स्टेट, शायद जिसके पास सैन्य शक्ति भी थी। चाविन के मॉडल से ये बहुत अलग था। लेकिन मोचे की एक और खासियत है, उनके मिट्टी के बर्तन। स्रोत उन्हें असाधारण कहता है, और दृश्य विश्वकोश, विजुअल एनसाइक्लोपीडिया भी। ऐसा क्यों? हाँ, मोचे मिट्टी के बर्तन वाकई असाधारण हैं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी। वे अविश्वसनीय रूप से यथार्थवादी हैं, रियलिस्टिक और बहुत विस्तृत हैं। चाविन की कला ज्यादा शैलीबद्ध थी, स्टाइलाइज्ड थी, लेकिन मोचे कलाकारों ने अपने बर्तनों पर जीवन को लगभग एक दस्तावेज की तरह दर्ज किया। इन बर्तनों पर क्या क्या दिखता है? अरे, लगभग सब कुछ। जैसे तीव्र युद्ध के दृश्य, योद्धाओं को पूरे कवच में दिखाया गया है। उनके हथियार दिखते हैं, अनुष्ठानिक युद्ध दिखते हैं। अच्छा।
फिर रोजमर्रा की गतिविधियां हैं, खेती, मछली पकड़ना, कपड़ा बुनना, और विस्तृत समारोह भी हैं जिनमें मानव बलि, ह्यूमन सैक्रिफाइस भी शामिल हैं। बाप रे। ये बर्तन हमें उनके सामाजिक ढांचे, उनकी सैन्य प्रथाओं और उनके दैनिक जीवन की ऐसी झलक देते हैं जो अक्सर प्राचीन संस्कृतियों के बारे में जानना मुश्किल होता है। लेकिन अगर उनके बर्तन इतने विस्तृत हैं तो स्रोत ये क्यों कहता है कि मोचे के बारे में अब भी 2 बड़े रहस्य बने हुए हैं? हाँ, यही तो पहली है। पहला रहस्य उनकी धार्मिक मान्यताओं, रिलीजियस बिलीफ से जुड़ा है। अच्छा। कला में अनुष्ठानों के इतने साफ चित्रण के बावजूद उनके जो समग्र धार्मिक विश्वास थे वो पूरी तरह से समझे नहीं गए हैं। हम ये देख सकते हैं कि वो क्या कर रहे थे, क्रियाएं देख सकते हैं, लेकिन उनका गहरा अर्थ क्या था, उनका ब्रह्मांड विज्ञान, कॉस्मोलॉजी कैसा था, उनके देवताओं का पैंथियन कैसा था, उन अनुष्ठानों का क्यों क्या था, ये सब अभी भी काफी हद तक अज्ञात हैं। मतलब कला कैसे दिखाती है पर शायद क्यों नहीं बता पाती। हाँ, कुछ ऐसा ही। और दूसरा रहस्य उनके पतन से जुड़ा है, डिक्लाइन से। लगभग 700 ईस्वी के आसपास वे एक प्रमुख एकीकृत संस्कृति के रूप में प्रभावी रूप से समाप्त हो गए। उनके पतन के कारण भी एक रहस्य बने हुए हैं। सिद्धांत तो हैं जैसे बहुत लंबा गंभीर सूखा पड़ा हो, या एल नीनो से जुड़ी विनाशकारी बाढ़ आई हो, या फिर आंतरिक संघर्ष या विद्रोह हुआ हो, लेकिन कोई एक कारण निश्चित रूप से सिद्ध नहीं हुआ है। तो मतलब वे उठे, फले फूले, धन जमा किया, अपनी दुनिया को विस्तार से दर्ज भी किया और फिर फीके पड़ गए, हमें एक समृद्ध लेकिन अधूरी कहानी के साथ छोड़ गए। बिल्कुल। तो हमने 3 खास शुरुआती एंडियन सभ्यताओं की यात्रा की। पहाड़ों में चवीन, जिन्होंने आध्यात्मिक नींव रखी, दक्षिणी तट पर नाज़का, भूमिगत नहरें, रहस्यमयी रेखाएं, और उत्तरी तट पर मोचे, धन, यथार्थवादी बर्तन, एक राज्य व्यवस्था। और ये याद रखना जरूरी है कि इन तीनों ने मिलकर पेरू में उच्च संस्कृति, हाई कल्चर की एक स्थायी परंपरा स्थापित की। हाँ, उनकी उपलब्धियां अलग थलग नहीं थीं, उन्होंने एक नींव बनाई। बिल्कुल। बाद की संस्कृतियां जैसे हुआरी, यावनाको और चिमू ने सीधे उनके काम पर ही निर्माण किया, और यही सिलसिला अंततः सदियों बाद इनका साम्राज्य, इनका एम्पायर तक ले गया। यहाँ मुख्य सीख क्या है, खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी सीख इन संस्कृतियों द्वारा दिखाया गया अविश्वसनीय लचीलापन है, इनक्रेडिबल रेजिलियंस। उन्हें कोई आसान रास्ता नहीं मिला। उन्होंने पृथ्वी पर सबसे चुनौतीपूर्ण भूगोल का सामना किया। सही। और उनकी प्रतिक्रिया सिर्फ दृढ़ संकल्प नहीं थी, बल्कि वो परिष्कृत तकनीकी समाधान थे, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस, और वो अद्वितीय इंजीनियरिंग प्रतिभा थी, अनपैरेलल्ड इंजीनियरिंग इंजीनियरिटी। चाहे वो मोचे के विशाल सिंचाई नेटवर्क हो या नाज़का की वो शानदार भूमिगत नहरें, चतुर संसाधन प्रबंधन, क्लेवर रिसोर्स मैनेजमेंट के जरिए भौगोलिक बाधाओं पर काबू पाना, शायद यही उन्हें जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। बिल्कुल। आवश्यकता ही यहाँ आविष्कार की जननी थी। नेसेसिटी रियली वॉज द मदर ऑफ इन्वेंशन हियर। और शायद इसी आविष्कार ने बाद में इनका जैसे विशाल और चुनौतीपूर्ण साम्राज्य के प्रबंधन के लिए जरूरी आधार तैयार किया होगा। हाँ, बिल्कुल। एंडीज में पानी और भोजन उगाने के लिए जिस पैमाने पर पर्यावरण संबंधी समस्याओं को हल करने की जरूरत थी, और नाज़का व मोचे जैसी संस्कृतियों ने जो तकनीकी टूलकिट विकसित किया, वो इंका के लिए अमूल्य साबित हुआ होगा। बिल्कुल। लेकिन चलिए एक अंतिम विचार के साथ समाप्त करते हैं। नाज़का के बारे में फिर से सोचें। उन्होंने जीवन बचाने वाली छिपी हुई भूमिगत नहरें बनाने में भारी मेहनत की, और साथ ही उन्होंने उन विशाल दृश्यमान जियोग्लिफ्स को बनाने में भी भारी मेहनत की, जो शायद केवल देवताओं को या हवा से ही दिखाई देते हैं। हाँ, ये विरोधाभास है। अगर वो एक्वाफर थ्योरी सही है, अगर रेखाएं वास्तव में उन महत्वपूर्ण जल स्रोतों की मैपिंग या प्रबंधन से जुड़ी थीं, तो ये हमें क्या बताता है? मतलब एक चरम जलवायु में सभ्यता को जीवित रखने के लिए छिपी हुई जटिल जीवन निर्वाह इंजीनियरिंग बनाम भव्य दृश्यमान शायद औपचारिक वास्तुकला की सापेक्ष प्राथमिकता के बारे में। ये एक बेहतरीन सवाल है सोचने के लिए। ये शायद ये बताता है कि सबसे महत्वपूर्ण काम अक्सर वो अदृश्य इंजीनियरिंग थी जो समाज को चला रही थी। हाँ। जबकि वो जो शानदार दृश्य कला थी, वो शायद उस आवश्यक छिपे हुए आधार को मैप करने या उसे सम्मान देने या उससे जुड़ने का काम करती थी। संसाधनशीलता और प्रतिनिधित्व के बीच एक दिलचस्प तनाव है ये। मुझे लगता है कि ये सोचने के लिए एक बेहतरीन बिंदु है। मुख्य ज्ञान निकाल लिया गया है, नींव रखी गई है। दोस्तों, इन मूलभूत संस्कृतियों को समझना यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये दोहराना जरूरी है। बिल्कुल।
अब आपके लिए एक सवाल, आपको क्या लगता है नाज़का रेखाओं का असली उद्देश्य क्या रहा होगा, या फिर ये जो छिपी हुई इंजीनियरिंग और दृश्य कला के बीच का तनाव है, इस पर आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर साझा करें। हाँ, हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इन प्रारंभिक इंडियन सभ्यताओं के मूलभूत तथ्यों पर इस चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय के विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.